राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम बिंदवल के पोखरी में मिली लड़की की लाश के मामले में पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आरोपी से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आरोपी युवक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था। सफलता नहीं मिली तो उसने किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताते चले कि 19 अगस्त की रात करीब 10 बजे पुलिस को पोखरी में एक किशोरी की लाश बरामद होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया तो लड़की की पहचान गांव के ही एक किशोरी के रूप में हुई, जो दिन के 3 बजे घर से लापता हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया था, जिसका आजमगढ़ एसपी सिद्धार्थ ने आज मीडिया के समक्ष खुलासा किया। दिनांक 19/8/22 को थाना बिलरियागंज के ग्राम बिंदवल में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि झूरी की पोखरी में एक युवती का शव है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को निकाला गया तो उसकी शिनाख्त गांव की ही एक युवती के रूप में हुई। परिजनों की दी गई तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मुकदमा अपराध संख्या 187/22 धारा 302, 201 आईपीसी पंजीकृत किया गया और उसकी विवेचना थानाध्यक्ष बिलरियागंज द्वारा प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान परिजनों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के आधार पर मुअज्जम पुत्र स्वर्गीय इसरार अहमद उर्फ झूरी का नाम प्रकाश में आया। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ अभियुक्त की गिरफ्तारी का थाना निजामाबाद के ग्राम फरिया से की गई और अभियुक्त से पूछताछ के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि युवती अभियुक्त की मोबाइल की दुकान पर आया करती थी, तो अभियुक्त उससे अनुचित अपेक्षा करता था। दिनांक 19/8 को घर ले जाने के बहाने अभियुक्त उसको अपने साथ ले गया तथा पोखरी के बगल में स्थित कोठरी में ले गया, जहां उससे अनुचित अपेक्षा की गई, जिसमें उसके द्वारा शोर मचाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान अभियुक्त द्वारा उसका गला दबा दिया गया तथा साक्ष्य छिपाने के लिए बगल की पोखरी में उसकी बॉडी को डाल दिया गया। इसके साथ कुछ और लोग भी थे या सिर्फ यही घटना? अभी विवेचना प्रचलित है, समस्त बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। अगर किसी और की भी संलिप्तता पाई जाती है उसके खिलाफ भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाए। सर, इनकी शादी हो चुकी थी? किसकी शादी की? युवती नहीं, युवती अविवाहित थी और अभियुक्त भी अविवाहित। तो पोखरी का जो मालिक था वो फरार चल रहा था, उस पर पोखरी इन्हीं के पिता की है। मुअज्जम के पिता का नाम झूरी है, झूरी स्वर्गीय है, मुअज्जम की ही पोखरी है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई की गई। वहीं हिंदू पक्ष की दलीलों पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता द्वारा जवाबी बहस किया गया। इस दौरान जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने 23 अगस्त को भी जवाबी बहस जारी रखने का आदेश दिया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से वादिनी महिलाओं की दलीलों पर जवाबी बहस की गई। वहीं अधिवक्ता शमीम अहमद ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, यह वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज भी है, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मसले की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड में जानी चाहिए। वहीं 23 अगस्त को मुस्लिम पक्ष के द्वारा अपनी बात रखने के बाद वादी पक्ष अपना प्रत्युत्तर देंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अधिवक्ता शमीम अहमद ने ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति बताते हुए कहा कि यह मामला वक्फ बोर्ड में जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जब हिंदू और मुस्लिम से जुड़ा मामला है तो उसकी सुनवाई सिविल कोर्ट में ही होगी। पक्ष के वकील है शमीम अहमद साहब, उन्होंने अपनी बहस की। उनका कहना यह है कि औरंगजेब इस देश का बादशाह था और उसने अपनी बादशाहत के समय इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कराया था और ये पूरी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, इसीलिए सिविल कोर्ट इस मुकदमे को नहीं चला सकती है और इस मामले को वक्फ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम अपने बहस के दौरान ऑलरेडी इस बात को क्लैरिफाई कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट दिखा चुके हैं कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच का डिस्प्यूट है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, वो सिविल कोर्ट ही देखेगी। इस पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हो सकता है शमीम भाई उस समय कोर्ट में नहीं उपस्थित थे, उनके जो ब्रीफिंग लॉयर्स उन्होंने उसको ये बात नहीं बताई है। तो अब जब हमारी बहस का मौका आएगा, वेडनेसडे को हमें मौका दिया जाएगा इसका प्रत्युत्तर देने का, तो हम वो कोर्ट के सामने जो वो उलझा रहे हैं उस मामले को हम सुलझा दें। कल अदालत में शमीम अहमद साहब, मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया अपनी बहस कंटिन्यू रखेगा और उसके बाद वेडनेसडे को हम अपनी बहस करेंगे, जिसके बाद जजमेंट रिजर्व किया जाएगा। दाखिल हो गया
रिजॉइंडर उन्होंने ओरल आर्गुमेंट कर रहे हैं। ओरल आज वक्त की संपत्ति से लेकर कागजात भी पेश किए हैं, पहले से कर चुके हैं वो। पहले से वो दाखिल कर चुके हैं, तो उसकी कॉपी भी हमें नहीं प्रोवाइड की थी। अच्छा। आज कोर्ट में हमने ऑब्जेक्शन किया है, तो अब वो उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करें। अच्छा, तो क्या वो शरीयत के हिसाब से मांग कर रहे हैं या सिविल कोर्ट के हिसाब वो से? वफ एक्ट के हिसाब से मांग कर रहे हैं कि सिविल कोर्ट इस केस को ना सुने और इसको वफ ट्राइब्यूनल भेजें। अच्छा, ट्रिब्यूनल में। वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत गोसाईपुर के पास चलती हुई ऑटो से एक महिला के साथ छिनौती करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छिनौती के दौरान छीना झपटी में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। चोलापुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर के पास 10 अगस्त को एक महिला राखी बांधने अपने मायके जा रही थी। इस दौरान ऑटो सवार महिला का पर्स बाइक सवार बदमाश छीनकर भाग गए और पर्स की छीना झपटी में महिला चलती ऑटो से सड़क पर गिर पड़ी और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी पिंडरा के द्वारा प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार मिश्र एवं प्रभारी इंटेलिजेंस विंग निरीक्षक सुनील कुमार सिंह एवं अन्य टीम के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर दानगंज चंदवक से आजमगढ़ जनपद के रहने वाले रोहन गौतम व दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से मृतका संजू देवी का लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया। दिनांक 10/8 को एक महिला संजू देवी राखी बांधने जा रही थी। उसको मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने झपट्टा मार करके उसका पर्स छीन लिया, जिससे वो टेम्पो से गिर गई और उसको गंभीर चोट आई। उसी मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जिसने खरीद बेच करता है वो गिरफ्तार हुआ है। वो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जितना भी सामान उससे लूटा गया था वो पूरा बरामद हुआ है। इसमें लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है। उनकी जिस घटना मोटरसाइकिल से घटना की थी वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है और जो सामान थे, एक गले का लॉकेट, 2 पायल और मोबाइल, ये बरामदगी हुई है। ये अभियुक्त आजमगढ़ के रहने वाले हैं। बाद में उस औरत की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी मृत्यु की भी धारा इस मामले में बढ़ा दी गई है। 392, 304, 411, 412, 413 इन IPC में धाराओं में गिरफ्तारी हुई है। या तीनों किसी और गिरोह शामिल समझ रखते थे क्या? इन लोगों को कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं मिला है। अभी यंग लड़के हैं, फिर भी और प्रयास किया जा रहा है। अगर इनके और आपराधिक इतिहास होते हैं तो उनमें भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, कुछ पैसे ही बरामद हुए हैं? उसकी पर्स में बहुत थोड़े पैसे थे, जो भी पैसे थे वो पैसे भी बरामद हुए हैं। ये सर रहते कहाँ थे? ये सभी आजमगढ़ गंभीरपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने प्रधानमंत्री संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में जनता की फरियाद सुनी। इस दौरान ज्यादातर मामले में पारिवारिक और जमीनी विवाद को लेकर लोगों ने शिकायत किया। वाराणसी के प्रधानमंत्री संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में जनता की फरियाद सुनते हुए राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि लोग आपसी झगड़े, मकान जमीन के विवाद को लेकर आए। सभी मामले स्थानीय पुलिस और SDM स्तर की है, जिनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं वाराणसी में गंगा के जल स्तर में हुई बढ़ोतरी के मामले पर राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि सरकार और प्रशासन नजर बनाई हुई है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय कार्यालय है। यहाँ सप्ताह में एक दिन सोमवार के दिन मुझको यहाँ जन सुनवाई करने का अवसर मिला है। उसी के तहत क्षेत्रीय लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आ रहे हैं। उनके काम को हर संभव प्रयास होता है कि उनकी मदद हो और उनके काम को करने का हम लोग प्रयास करते हैं। हाँ सर, लगभग कितने लोगों से जन सुनवाई किया आपने? आप देख ही रहे हैं कि जब से बैठा हूँ तब से लगातार लोगों का अनवरत रूप से आना, और ये लोग जिनका काम होता है वो लोग जाते रहते हैं, आने जाने का क्रम ये लगातार मुझको लगता है कि 2 से 3 बजे तक ऐसे क्रम बना रहेगा। हाँ सर, सबसे ज़्यादा आज किस चीज़ की समस्या यहाँ पे आई है? समस्याएं देखिए, ज़िंदगी में तो आपसी झगड़े हैं, लोगों के पारिवारिक झगड़े हैं, ज़मीन के विवाद हैं, मकान का बंटवारा है। ज़्यादातर ये चीज़ें जो वर्तमान में होती हैं, भाई भाई पड़ोसी, तो इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हैं, जिसमें ज़्यादातर पुलिस और SDM और इस तरह के विभागों से लोगों का वास्ता है। तो कुल मिला के है कि प्रशासन और पुलिस, इन दोनों लोगों से ही ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं। हाँ सर, बाढ़ भी एक तरफ देखिए, गंगा जी और मोहरा जी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कई इलाकों में मोहरा क्षेत्र में जो है पानी घुस गया, तो किस तरह उन लोगों को राहत पहुँचाया जा रहा है? देखिए, प्रशासन बहुत सतर्क है। चूँकि पानी बहुत दिन से वाचफुल थे लोग कि पानी धीरे धीरे बढ़ा है, इधर बीच आके अचानक पानी बढ़ गया, तो शुरुआत में तो सारी चीज़ें बहुत कंट्रोल
हुई थी। ये 2-3 दिनों में जो पानी बढ़ा है उसको मुझको लगता है कि प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। उनके जो बोट्स हैं वो भी क्षेत्रों में घूम रहे हैं, अधिकारी भी घूम रहे हैं और हर तरह की तैयारियां हैं। उनको किसी तरह की परेशानियां नहीं, जो लोग जिनके घर पानी में आते जा रहे हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर कैंप करके उनको सुरक्षित रखा गया है। और प्रशासन की तरफ से मुझको लगता है कि अभी तक कोई ऐसी परेशानी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता जाएगा वैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके कैंपों में रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा सही। जल स्तर बढ़ने में वाराणसी में मां गंगा अब शहरों की तरफ चल पड़ी हैं। शहर का रिहायशी इलाका मारुति नगर में इस समय बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काशी में गंगा का जल स्तर जब जब बढ़ता है तो गंगा के तटीय क्षेत्र में स्थित मारुति नगर कॉलोनी सबसे अधिक प्रभावित होती है। मीडिया से बातचीत में स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यह अभी शुरुआत है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से स्थिति और भी बदतर हो जाती है। गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से पानी कॉलोनी में घुसने लग गया है। अब परेशानियां शुरू हो गई हैं। अभी तो थोड़ा हालात सामान्य हैं, पर रास्ता बंद हो गया, आने जाने में दिक्कत हो रही है। समस्याएं होती है इस पानी के बढ़ने से? पानी के बढ़ने से पानी घरों में अंदर आ जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है, खाने पीने की दिक्कत होती है, सब चीज़ों की समस्या तो होती है, बिजली पानी की समस्या। मिर्जापुर पुलिस के द्वारा वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उनके पास से 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व अन्य उपकरण बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा 21 अगस्त को मिर्जापुर में वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन किया गया था। वहीं परीक्षा के दौरान राजस्थान इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहे अनिल यादव को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं ब्लूटूथ से परीक्षा में सेंधमारी करते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिसके संबंध में प्रधानाचार्य राजस्थान इंटर कॉलेज मिर्जापुर अजय त्रिपाठी की तहरीर के आधार पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा परीक्षा में सेंधमारी की उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एसओजी व सर्विलांस की टीमों की मदद से भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले 11 अन्य अभियुक्तों को कटरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ के दौरान गिरोह के सदस्यों ने यह बताया इनका एक संगठित गिरोह है जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व ब्लूटूथ इत्यादि के माध्यम से नकल कराने का ठेका लेते हैं। इसके लिए प्रति अभ्यर्थी से परीक्षा में नकल कराने के लिए 3 से 5 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं तथा प्रत्येक अभ्यर्थी को एक डिवाइस देते हैं जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड जैसा दिखता है और उसमें सिम कार्ड लगाने की व्यवस्था रहती है। वहीं पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा पुलिस टीम को 20,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जनपद मिर्जापुर में परीक्षाओं में नकल कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इस नकल कराने वाले गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल फॉरेस्ट विभाग की परीक्षा थी। इस परीक्षा के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया था। ये लोग जो नकल कराने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, टेक्नोलॉजी में एक ये डिवाइस बनाते हैं जो कि मास्टर कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसा लगता है और उस डिवाइस के अंदर ये सिम डालते हैं। साथ ही साथ कान में जो कैंडिडेट होता है, जो नकल करने वाला है, उसके कान में एक चिप डालते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नकल गिराने वाले गैंग का एक आदमी बाहर होता है कहीं दूरी पे, वो जो प्रश्न पत्र होता है उसके उत्तर वो बताना शुरू करता है परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद। कैंडिडेट जो बैठा रहता है परीक्षा हॉल में वो आंसर सुनता है और वो आंसर लगाता है। ये डिवाइस, इस डिवाइस को अंदर ले जाने के लिए ये लोग परीक्षा कराने वाली जो संस्था होती है उसके कर्मचारियों का इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा के दौरान गेट पे चेकिंग फ्रिस्किंग होती है, इसीलिए ये डिवाइस साथ लेके नहीं जाते हैं। ये लोग परीक्षा सेंटर के अंदर बाथरूम में ये कैंडिडेट्स को ये डिवाइस देते हैं। ये डिवाइस देने वाले परीक्षा कराने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनके कुछ कर्मचारियों के माध्यम से दिलवाते हैं और इस डिवाइस से फिर ये नकल करने का काम करते हैं। इस तरीके से जनपद मिर्जापुर में एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं, 3 ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुए हैं, 14 मोबाइल और 36,000 रुपए करीब नकद वो बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल्स बरामद हुए हैं, अन्य भी डिवाइसेस बरामद कराए गए हैं।
सराहनीय कार्य करने वाली कटरा कोतवाली की टीम जो हमारे सीओ सिटी साहब और एडिशनल एसएसपी साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको 20,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। और जनपद मिर्जापुर में नकल गिराने वाले ऐसे जितने भी गिरोह अगर फंक्शन करेंगे, उन सबको पकड़ करके उन पे गैंगस्टर इत्यादि करके उनकी संपत्ति कुर्क कराने का भी कार्रवाई की जाएगी।